हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सोर्सेज टू नो। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने जाना एंसेंट हिस्ट्री को। जो हमारे इतिहासकार थे उन लोगों ने हिस्ट्री को एक टाइम पीरियड के बेसिस पे रिवीजन किया हिस्ट्री को। तो उसी हिस्ट्री को जानने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है उसे हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक सोर्सेज टू नो हिस्ट्री। हिस्ट्री को जानने के लिए स्रोतों की क्या ज़रूरत पड़ती है और वो कौन कौन से स्रोत हैं। पहला हमारा है लिटरेरी सोर्स एंड देन नॉन लिटरेरी सोर्स। ये लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं? लिटरेरी मीन्स साहित्य। लिटरेरी मीन्स बेसिकली वो सोर्सेज जो कि हमें लिखित प्रमाण में उपस्थित हैं और वो हमें मिलते हैं लिखित प्रमाण में। और यहाँ नॉन लिटरेरी मीन्स दैट इज़ नॉट इवन द थिंग विच इज़ रिटन, दिस इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन थिंग। वो वस्तु, वो चीज़ें होंगी कुछ जिनको देख के कि हम, वो सोर्सेज होगी जिनको देख के हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। दैट इज़ नॉन लिटरली सोर्सेज। तो हमने सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमारा लिटरेरी सोर्सेज एंड देन नॉन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हमें लिखित साक्ष्य मिलता है जिसे हम साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं। एंड देन नॉन लिटरेरी सोर्सेज जिसमें कि हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसका मीनिंग भी वही होता है कि जैसे कि हमें हिस्ट्री जानना है, तो हिस्ट्री को जानने के लिए जो उस टाइम में जो चीज़ें की यूज़ की जाती थी, जो वस्तु थे, और जैसे कि कुछ हैंड एक्स, उन सब वो सब चीज़ें जो होती हैं उनको जानते हैं हम लिटरेरी सोर्स के द्वारा, लिटरेरी सोर्स के द्वारा। तो हम यहाँ आप देख लेते हैं लिटरेरी सोर्स में क्या क्या आते हैं। लिटरेरी सोर्स में हमारे आते हैं, जिसे हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, कह सकते हैं इसका सब डिवीजन इज रिलीजियस बुक एंड नॉन रिलीजियस। मैंने पहले ही बता दिया कि लिटरेरी जस्ट मीन्स लिखित साक्ष्य। तो ये बुक्स में ही, बुक्स, पुस्तक, ग्रंथ, इन सब चीज़ों पे लिखे होते हैं। दैट इज रिलीजियस बुक एंड नॉन रिलीजियस। रिलीजियस बुक्स को हम कहते हैं धार्मिक पुस्तकें, जो धर्म के आधार पर जिन किताबों को लिखी गई उसे हम कहते हैं रिलीजियस बुक्स। एंड कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिसे हम कहते हैं नॉन रिलीजियस बुक और गैर धार्मिक पुस्तकें। तो रिलीजियस बुक्स में हमारा पहला बुक आता है ब्राह्मण ब्राह्मण और वेद, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत, जैन टेक्स्ट बुक एंड बुद्ध टेक्स्ट बुक। ये भी यहाँ पे दी गई है। जितने पुस्तकों के बारे में यहाँ वर्णित है इन सबको हम डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। फिलहाल तो इसे हम एक ब्रीफ वे में समझेंगे। जो हमारा ये वेद है, हमें सबको पता है कि वेद चार होते हैं। दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद को समझने के लिए हमें ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को समझना पड़ता है। बेसिकली वेद काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वेद को हम ऐसे ही समझ नहीं सकते हैं। इसलिए वेदों को समझने के लिए ये जो तीन बुक्स हमें यहाँ दिख रही है, ये तीन बुक्स, इस तीनों को हम गाइड बुक कहते हैं। राइट, आर कॉल्ड एज गाइड बुक्स। और हम ये कह सकते हैं कि ये बुक्स वेदों की व्याख्या करता है, जिनको पढ़ने के बाद, जिनको समझने के बाद हम वेदों को बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं। तो दीज बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज गाइड बुक्स दैट आर ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक वेद के अपने अपने अलग अलग जो है आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं एंड ब्राह्मण्स होते हैं। तो आरण्यक मीन्स क्या होता है? व्हाट इज आरण्यक? आरण्यक का मीनिंग होता है जंगल। राइट, जंगल। आरण्यक में हमें वेदों के रहस्य के बारे में मालूम चलता है। आरण्यक का ज्ञान हम तभी ले सकते हैं जब हम किसी जंगल में एकांत में जाके उसका अध्ययन करें। अन्यथा हमें आरण्य का ज्ञान नहीं मिल सकता है। इसके लिए हमें एक एकांत जगह, जंगल में जाना पड़ता है और वहाँ पे इसका ज्ञान लेना होता है। तो अरण्यक खुद में मीनिंग होता है जंगल। तो अरण्यक मीन्स होता है एक बेसिकली गाइड बुक है, जिसमें कि वेदों की रहस्य के बारे में पता चलता है।
तो हमें वेदों के रहस्यों का ज्ञान मिलता है। उपनिषद, उपनिषद ये भी ग्रंथ है। उपनिषद एक ग्रंथ है जिसे हम गाइड बुक कहते हैं वेदास के। इसे हम जानने के लिए, वेदास को जानने के लिए उपनिषद को हम पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उपनिषद वेदों की व्याख्या करता है। राइट, उपनिषद वेदों की व्याख्या करता है। जो वेद है हमारे वो बहुत पुराने, मतलब बहुत पहले ही इसकी उत्पत्ति हो गई थी। वेदों के संकलन संकलन किया गया वेदों के। जो वेद को संकलन करता जो वेद के हैं वो है हमारे वेद, वेद व्यास जी। तो जो वेद वेद है वो बहुत पहले टाइम में ही उसका संकलन हो गया था। उसके बाद हमने उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण की खोज की और इसे रचा गया, इनको रचा गया। उसके बाद उसके भी कई समय के बाद स्मृति स्मृति ग्रंथ को रचा गया। स्मृति ग्रंथ को भी रचने का बेसिक मतलब ये था कि हमें वेदों को समझने में आसानी हो और हम आसानी तरीके से वेदों को समझ सके। तो स्मृति क्या है, वो भी एक ग्रंथ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्मृति भी वेदों की व्याख्याएं करता है। हम स्मृति को पढ़ने के बाद वेदों को इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सब हमारे थे रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें। और कुछ यहाँ पे है रामायण, महाभारत, जैन टेक्स्ट बुक एंड बुद्ध टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे रामायण, महाभारत और जैन और बुद्ध टेक्स्ट बुक को हम अभी ब्रीफ में देख लेते हैं और हम डिफरेंट वीडियोस में इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इनके अंदर में काफ़ी काफ़ी सारे त्रिपिटक आते हैं और बुद्ध में बहुत सारे त्रिपिटक आते हैं। तो इन सबको हमें डिस्कस करना है। और यहाँ पे रामायण के रचयिता कौन थे, रामायण में कितने श्लोक हैं, इन सबको हमें डिस्कस करना है डिटेल में डिफरेंट वीडियोस में। तो काफ़ी हो गया है। और यहाँ पे ये हम लोगों ने देखा रिलीजियस बुक को। अब हम देखने वाले नन रिलीजियस बुक भी एक पार्ट है लिटरली सोर्स का। तो नन रिलीजियस बुक्स, पहला है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक बुक है जिसमें कि हमें राजनैतिक सिद्धांत के बारे में ज्ञान मिलता है। राजनैतिक सिद्धांत, अर्थशास्त्र मीन्स क्या, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो हमें किसी भी स्टेट को फॉलो करने के लिए जो सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों के बारे में इस बुक में ज्ञान दी गई है। इस बुक के रचयिताकार कौन थे, कौटिल्य। कौटिल्य इसने इस बुक का रचना किया। सेकंड हमारा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो बुक है ये रचा गया है पाणिनि के द्वारा। पाणिनि भी ऋषि मुनि थे। इन्होंने इस किताब को संस्कृत लैंग्वेज में रचा है, संस्कृत लैंग्वेज में। फिर आता है हमारा महाभाष्य। महाभाष्य को पतंजलि महर्षि ने रचा है। एंड द नेक्स्ट वन इज वर्तिका। वर्तिका को कात्यायनी ने रचा है। एंड द नेक्स्ट वन इज मुद्राक्षस और देवचांद देवचांद्र गुप्तम। इसे भी विशाख दत्त ने ही रचा है। तो ये सब वैदिक काल के कह सकते हैं कि कुछ इसमें हैं जो वैदिक काल के हैं और बहुत सारे हम वैदिक काल को अभी पढ़ेंगे डिफरेंट वीडियोस में। तो अभी यहाँ पे हम एक ब्रीफली डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम समझ पाएँ तो नन रिलीज बुक में क्या क्या आते हैं। तो ये सब जो है ऋषि मुनि ने इन किताबों को रचा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नन रिलीजियस बुक्स में। अब जो हमारा टॉपिक है वो है नन लिटरली सोर्स। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हिस्ट्री को हम लोगों ने दो पार्ट में, एक ब्रॉड डिवीजन में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, जो लिटरली सोर्स एंड नन लिटररी। लिटररी इसमें लिखित साक्ष्य प्रेजेंट थे, जो रिटन सोर्सेज वे अवेलेबल थे, तो हो गया लिटररी सोर्सेज। और जो नन लिटररी सोर्सेज जिसमें कि लिटररी सोर्स अवेलेबल नहीं थे बट लिटररी सोर्स में हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स, मतलब जो चीज़ें प्रेजेंट है उन चीज़ों के माध्यम से हम लोगों ने रिसोर्स तक हम लोगों ने पहुँचे। तो ये हमारे नन लिटररी सोर्सेस। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। नन लिटररी सोर्सेज, तो पहला हमारे इसमें आता है क्वाइंस। नन लिटररी सोर्सेज में क्वाइंस, क्वाइंस में सिक्के। तो सिक्के जितने भी काल थे हमारे, जितने जो आए हैं हमारे, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक काल, उसके बाद दिल्ली सुल्तनत, मुगल, जितने भी राज्य शासन काल आए हैं हमारे, उन सब में क्वाइन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। क्वाइन का हर जगह यूज हुआ है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि भारत भारत में जो पहला सिक्का है
वो कौन सा था? तो भारत का जो पहला सिक्का था जिसका नाम था इंडियन पंच मार्क्ड, और इस सिक्के को हिंदी में कहा गया भारत आहत मुद्रा। ये भारत का पहला सिक्का था जो कि सिल्वर कॉइन्स था, मतलब चांदी का सिक्का था। भारत का पहला सिक्का चांदी का सिक्का था, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पंच मार्क्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉइन से ही रिलेटेड हम देख लेते हैं कि जितने सारे राजा थे महाराजा थे उनके काल में कॉइन्स कौन कौन से और किस तरीके के कॉइन्स यूज़ किए जाते थे, क्योंकि जैसे हम लोग अभी डिस्कस करा कि जो कॉइन्स थे वो जितने भी काल आए उन सब जगह पे कॉइन्स प्रचलित थे। तो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स, डिफरेंट मात्रा में कॉइन्स यूज़ किए जाते थे। हाँ, और एक और चीज़, तो कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मैटिक। कॉइन्स के बारे में जो लोग पढ़ते हैं कि कॉइन्स की स्टडी करने वाले को हम न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे कॉइन्स के बारे में डिफरेंट काल में कौन कौन से कॉइन्स थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, वो उनको हम शतमान और पन कहते थे। जो कॉइन्स थे उन्हें हम शतमान और पन कहते थे। शतमान और पन के सिक्के यहाँ वो चलते थे। जो वेद थे, वैदिक पीरियड में निष्क निष्क के सिक्के, निष्क के चलते थे। और फिर मियांडर, मिनांडर, मिनांडर कौन था? इंडो ग्रीक किंग, इंडो ग्रीक किंग था मिनांडर, जिसने कि इंडिया में फर्स्ट गोल्ड कॉइन चलाया। फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया have been introduced by Menander, who was Indo-Greek king, right? वो भी ग्रीक शैली में। ने फर्स्ट गोल्ड कॉइन इंडिया में चलाया ग्रीक शैली में। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीक शैली में। 165 BC। एंड कनिष्क, कनिष्क ने भी गोल्ड कॉइन ही चलाया। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? शैली इनकी और टाइम पीरियड। तो कनिष्क ने भी गोल्ड कॉइन चलाया इंडिया में, बट वो भारतीय शैली में। जो हमारा मिनांडर थे, जो कि इंडो ग्रीक किंग, उन्होंने ग्रीक शैली में चलाया कॉइन्स को, गोल्ड कॉइन, फर्स्ट गोल्ड कॉइन। जो कनिष्क थे हमारे, उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी एडी में गोल्ड कॉइन भारतीय शैली में चलाए। तो अब नेक्स्ट है हमारा सातवाहन शासक। जो हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड चलता आ रहा है उसमें जो ये शासक वंश थे, सातवाहन शासक वंश, इनके शासन के काल में लीड का सिक्का प्रचलित था। लीड मीन्स शीशा, शीशे के सिक्के काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे सातवाहन शासक वंश के टाइम में, के काल में। नेक्स्ट वन है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल में जो गुप्त काल में जो सिक्के चलते थे वो सोने एवं चांदी दोनों सिक्के चलते थे। गुप्त काल, तो यहाँ पे हमें जो सिक्के दिख रहे हैं सोने के भी हैं और सिक्के के और चांदी के भी है। तो ये हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा गुप्त काल था वो काफ़ी ज़्यादा ही हम कह सकते हैं कि वो रिच किंगडम था। वहाँ पे इम्पोर्ट, जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की जो प्रोसेस थी वो सिक्के के द्वारा ही होती थी। सिक्के को ही वो इम्पोर्ट करते थे। तो इस काल में जो गुप्त काल था, गुप्तोचरी काल जो था, वहाँ के जो राजा थे, राजा प्रजा बहुत ज़्यादा ही प्रॉस्पेरस थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत रिच और धनी किस्म के थे। प्रॉस्पेरस किंगडम थी वहाँ की, राजा प्रजा प्रजा सब धनी धनी थे। और यहाँ पे बस इस सिक्कों सिक्कों से ही नहीं, वहाँ की जो आर्किटेक्चर थी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते हैं हम, कह सकते हैं कि उस काल की जितनी भी शाखाएं थी वो सब अपने चरम सीमा पे थी। मतलब हर चीज़ में हमें प्रोस्पेरिटी देखने को मिलती है गुप्तोचरी काल में, गुप्त काल के राजाओं में, गुप्त काल शासन में, राजा प्रजा दोनों में। तो ये था हमारा गुप्त काल। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अपना पीछे आ जाते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, क्वाइंस, नॉन लिटरेरी सोर्स का जो पहला पॉइंट था हमारा क्वाइंस, ये हम लोगों ने देख लिया। और हाँ, क्वाइंस, तो ये हमारे भारत में पहला सिक्का किस टाइम स्टार्ट हुआ? दैट वाज 5th 6th सेंचुरी। इस टाइम भारत का पहला सिक्का इंट्रोड्यूस्ड हुआ। बट किसने इंट्रोड्यूस किया वो फिक्स नहीं अभी तक पता चला है। बट या 5th एंड 6th सेंचुरी में ये डिस्कवर हो गया था। भारत का पहला सिक्का दैट वाज कॉल्ड एज इंडियन पंच मार्क्ड, भारत आहत मुद्राएं, जो सिल्वर कॉइन्स थी। नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल रिमेन्स।
जैसे हम फॉसिल भी कहते हैं। फॉसिल क्या होता है? फॉसिल जस्ट मीन दैट जो चीज़ें होती है, जो मतलब पिछले बहुत काल पूर्व जो पेड़ हो जाते हैं, या फिर कोई भी जो वस्तु, कोई भी चीज़ है, जो चीज़ मिट्टी के अंदर वो दब चुकी है, और फिर काफ़ी ज़्यादा ही समय के बाद जब वो काफ़ी ज़्यादा समय के बाद वो फॉसिल बन चुकी है, जिसे हम, और इन फॉसिल्स में ह्यूमस होती है, फर्टिलिटी होती है, ये सब चीज़ें तो होती है, बट हमें क्या करना था, हम इतिहासकारों को जानना था कि हाँ, इतिहास में क्या चीज़ हो चुका है, उन चीज़ों को जानना था। इस कारण से हम लोगों ने इस फॉसिल्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, जो मटेरियल, जो राजा महाराजाओं ने जो युद्ध किया, तो उस समय का जो कुछ वस्तु थे, कुछ जितने भी, कुछ एक कह सकते हैं कि कुछ रिमेनिंग्स जो थे, उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने एक एक प्रोसेस निकाला, एक मेथड, जिसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का प्रोसेस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो फॉसिल्स है, जो दबे कुचले चीज़ें हैं, क्योंकि पुराने पुराने काल की जो दबे कुचले चीज़ें हैं, वो चीज़ें कितने काल पुरानी हैं। राजा महाराजा का शासन तो बहुत कालों से चला आ रहा है, लेकिन वो किस काल के, आखिर वो कौन से काल के हैं, वो कुछ समय पूर्व के ही हैं, बहुत ज़्यादा समय पूर्व के हैं वो चीज़ें। तो उन चीज़ों को जानने के लिए हम लोगों ने कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ किया। दिस इज़ बेसिकली अ मेथड। इस मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ कार्बन। का मतलब कि हम लोग, जो हमारे फॉसिल्स हैं, जो कि दबे कुचले जो हैं, उनमें हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन को फाइंड आउट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने का क्या मतलब है? हम लोग जानते हैं कि हर एक कंपाउंड जो है, उसमें कार्बन का अमाउंट होता है। एवरी सब्सटेंस विच इज अराउंड अस कंटेन्स द अमाउंट ऑफ कार्बन। कार्बन की मात्रा उनमें होती है। तो जो पिछले काल के भी जो वस्तु होंगे, जो सामान होंगे, उन सब चीज़ों में भी कार्बन होगा। तो जो दबे दबे कुचले सामान हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग के मेथड से उन वस्तुओं में, उन चीज़ों में हम लोग कार्बन का अमाउंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा ही कम है, तो हम ये कहेंगे कि ये बहुत पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराने काल का ये वस्तु है। अगर कार्बन की जो मात्रा है वो वो ज़्यादा है या फिर नॉर्मल है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ साल पुराना ही ये वस्तु है। तो हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने ये जाना कि हम लोग किसी भी फॉसिल कितना पुराना है, इसको हम जान सकते हैं कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस क्या है? ये एक मेथड है, विधि है, जिससे कि हम लोग ये जान सकते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी फॉसिल कितना साल पुराना है, कितनी साल पुरानी है, राइट? ये हम लोगों ने जाना फॉसिल्स। और कार्बन डेटिंग को हम C14 भी कहते हैं, राइट? C14 कार्बन डेटिंग इज कोल्ड एज। ओके, तो नेक्स्ट वन हमारा है इडिक्ट्स। इडिक्ट्स इंस्क्रिप्शन, इसे हम हिंदी में शिलालेख भी कहते हैं। शिलालेख या फिर लेख, अभिलेख, इन सब नामों से जाना जाता है। तो जो इडिक्ट्स हैं, इसका जो मेन एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलता है, अशोक के टाइम में। तो अशोक के जितने भी शिलालेख थे, जितने भी एडिक्ट्स थे, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, उन सबको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे डिफरेंट वीडियो में। अभी हम यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्कशन ले रहे हैं कि हाँ, लिटरेरी सोर्सेज में ये सारे स्रोत हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं, जिनसे कि हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, वो राजाओं का काल था, ये काल में ये चीज़ें थी, इन चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन चल रहा है हमारा, edicts एंड इंस्क्रिप्शन, राइट? एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं अशोक के इंस्क्रिप्शन, मेजर एडिक्ट्स, अभिलेख, राइट? फिर आता है एक, हम नेक्स्ट है हमारा कॉपर प्लेट्स। ये भी एक लिटरेरी सोर्स है, जिससे कि हमें अपने अपने पूर्व कालों के बारे में जानने जानने का एक स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल मूवमेंट, इतिहासकारी जो मूवमेंट है, किला टॉम्ब, ये सब जो हो जाते हैं, ये सब हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट में आते हैं। हिस्टोरिकल मूवमेंट से भी हमें पता चलता है कि हाँ, इसका हिस्टोरिकल मूवमेंट से हमें ये पता चलता है कि किस काल में किस राजा का शासन था, उन सब चीज़ों के बारे में, इतिहास के बारे में हमें जानने को मिलता है हिस्टोरिकल मूवमेंट से।
एग्जाम्पल में तो हमें पता है जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, ऐसे अशोक अशोक के सारनाथ स्तंभ, स्तूप, ऐसे ही काफ़ी सारे हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं हिस्टोरिकल मोमेंट। ये सब हम लोगों ने देखा नॉन लिटरेरी सोर्सेस, मीन्स पुरातात्विक स्रोत। द थिंग्स इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स, चीज़ों पे निर्धारित है। तो ये सोर्सेस चीज़ों पे निर्धारित है, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो है फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट। हम कहते हैं विदेशी यात्रों का यात्रा विवरण। तो ये यहाँ पे अचानक कैसे आ गया फॉरेन ट्रैवलर? इसको हम पहले देख लेते हैं कि ये हम लोगों ने जो पहले पढ़ रखा है वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, वहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर पाएंगे इजीली। तो ये हम देखते हैं, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ देखा सोर्सेस में, लिटरेरी सोर्सेज, नॉन लिटरेरी सोर्सेज। यहीं पे हमारा आ जाता है फॉरेन ट्रैवलर, राइट। फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट, यहीं से हम जानने के स्रोत में हम यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल अकाउंट्स को भी रख देते हैं, राइट। तो आता है हमारा फॉरेन ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर। विदेशी यात्रियों ने जो अपने यात्रा के दौरान जो उन्होंने विवरण करा, उन चीज़ों को उन्होंने लिखा, उससे भी हमें हमें हमारे इतिहास के बारे में पता लगता है। तो जो हम पढ़ेंगे अब विदेशी यात्री। तो अब ये विदेशी यात्री कौन कौन थे और किस किस कंट्री से थे, इन सब के बारे में जानेंगे, राइट। तो फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट, विदेशी यात्रियों के वर्णन। इसका मतलब कि जो विदेशी यात्री थे, उन्होंने अपने यात्रा के दौरान भारत में यात्रा के दौरान जो उन लोगों ने देखा, समझा, उन चीज़ों के उन्होंने विवरण करके उन चीज़ों को लिखा। तो वो जो लिखित साक्ष्य जो प्रेजेंट है अभी, उनसे हमें अपने इतिहास के बारे में जानने जानने का या फिर हमें प्रमाण मिलता है, राइट। तो ये है हमारा पहला फॉरेन ट्रैवलर में। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे चाइनीज ट्रैवलर। चाइनीज ट्रैवलर फर्स्ट है हमारा फाहियान। इसका स्पेलिंग है FATTIEN। इसे हम फाहियान कहते हैं। फाहियान किस काल में इंडिया में आया? फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इंडिया में आया, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में फाहियान की जितनी भी रचना हमें देखने को मिलती है वो सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्योंकि जब फाहियान इंडिया में आया, इस समय बौद्ध जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे। तो तो फाहियान की जितनी भी हमें रचनाएं देखने को मिलती है उसमें बौद्ध धर्म की काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं ही उनकी हैं। फाहियान मध्य प्रदेश के एक रीजन में रुके थे जब वो इंडिया में आए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश की जो भी आर्ट एंड कल्चर है, सामाजिक जो जीवन है, सामाजिक दशा, इन सब चीज़ों को उन्होंने जाना, समझा, तो उनका विवरण उन्होंने करा। उनकी एक किताब है जिनका नाम है बुक, तो जो बुक है उनका नाम है फोकी। ये किताब है फाहियान के द्वारा लिखी गई। इसमें उन्होंने आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, इसके बारे में उन्होंने डिस्कशन करा है। क्योंकि उन्होंने वो मध्य प्रदेश बिहार सॉरी वो इंडिया के मध्य प्रदेश के रीजन में ही वो रहे थे जब वो विदेश से आए थे, चाइना से। तो जब वहाँ पे रहे तो उन्हें उनके मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के बारे में ज्ञान मिला, उन्हें सीखने को मिला। तो जो चीज़ उन्होंने देखा, समझा, उन्हें वो विवरित किया एक चीज़, एक किताब में, जिसका नाम है फूकोके। वो भारत में 14 साल तक रहे। 14 साल तक जो फाहियान है भारत में 14 years तक रहे। याद हमें ये रखना है यहाँ पे कि फाहियान किस समय में, किस काल में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में फाहियान इंडिया में आया था ट्रैवल करने के लिए, राइट। और फाहियान की किताब का क्या नाम था? फू क्वाकी। फाहियान की किताब का नाम था। वो 14 साल इंडिया में रहे और उनका जो किताब था उनका फूक्वाकी, उनमें उन्होंने किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करा है, किस चीज़ों की उन्होंने विवरण करी है, वो है आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, सामाजिक कला कह सकते हैं मध्य प्रदेश की। ये है हमारे फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर। और जो नेक्स्ट हमारे हैं सेकंड चाइनीज ट्रैवलर, वो वाज वेन सांग।
वो हम सेकंड चाइनीज ट्रैवलर कहते हैं कि ये किस समय में इंडिया में आए थे। 1630 में का इंडिया में आगमन हुआ था। वैसे तो ह्वेन सांग को काफ़ी ज़्यादा समय तक ये इंडिया में रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया था इंडिया से। बहुत सारा ज्ञान उन्हें इंडिया से मिला था। उनकी एक किताब है सू यू। इस किताब में इस किताब में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ सोशल कंडीशन के बारे में उन्होंने जो वो जाने थे 15 साल इंडिया में रह के, उन चीज़ों को उन्होंने विवरण किया उन्होंने टू की यू इस किताब में। उन्होंने 138 देशों का विवरण किया है इस किताब में, टू की यू किताब में। वह इंडिया में 15 साल तक रहे। वेन सांग इंडिया में 15 साल तक रहे। 3 साल वो भ्रमण करते रहे, भ्रमण इट जस्ट मीन्स वो ट्रैवल करते रहे। वो पूरी इंडिया में घूमते रहे, ट्रैवल करते रहे। उसके बाद वो 6 साल तक नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी में अध्ययन करें। उन्होंने पढ़ाई करी नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी में। जिस समय में वो इंडिया में आए थे उस समय में हर्षवर्धन का काल था। हर्षवर्धन वंश का राज था हमारे इंडिया पे। इस समय में वेनसांग आए थे। वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का दर्जा दिया गया है, इस नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यात्रियों का राजकुमार। एज वी ऑल नो कि वेनसांग जो थे वो ट्रैवलर मीन्स उन्होंने 3 साल तक अच्छे तरीके से ट्रैवल किया, तो इससे रिलेटेबल हम ये कह सकते हैं कि उन्हें यात्रियों का राजकुमार या फिर प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया, इस नाम से जाना जाता है। राइट। उसके बाद इन्होंने जो चीज़ इन्होंने देखा समझा और जाना, उसके आधार पे इन्होंने किताब लिखी। उसमें इन्होंने ये बताया कि जो सिंध, जो हमारे आधुनिक सिंध है, सिंध राज, सिंध जो एरिया है, वहाँ के जो राजा है उन्हें इन्होंने शूद्र बताया। शूद्र इवन एक कास्ट है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस तरीके से इन्होंने सिद्ध सिंध के राजा को उन्होंने शूद्र शूद्र बताया कि शूद्र से उनके अनुसार उन्हें ऐसा लगता है कि जो सिंध के राजा हैं वो शूद्र हैं। उन्होंने अपने किताब में ऐसा लिखा है और उनके अनुसार उनका कहना एक ये है। फर्दर मोर हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जो वेन सांग है वो पूजन करते थे सूर्य और शिव और भगवान बुद्ध की प्रतिमा, सूर्य और शिव की पूजन करते थे। राइट। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, सूर्य और शिव जी की पूजन करते थे। वेन सांग वो कब आए इंडिया में? 1630। 3 साल इंडिया में रहे, 15 ईयर्स तक। उन्होंने क्या क्या करा? तो वो 3 साल तक भ्रमण करते रहे और 6 साल उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करा उन्होंने। उनके समय में हर्षवर्धन का काल था और उन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम का भी दर्जा दिया गया है। उन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से भी जाना जाता है। उनकी किताब का नाम था टू की यू, जिसमें उन्होंने 138 देशों का विवरण किया है। जो नेक्स्ट हमारा ट्रैवलर है वो है सुंग युन। ये भी एक चाइनीज ट्रैवलर है। अम, जो भारत में आए थे 518 कह सकते 518 एडी में, ये इंडिया में इनका आगमन हुआ था भारत पे। इन्होंने भी इंडिया में रह के बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त की इंडिया में रह के। सुंग युन। राइट। तो हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया में रह के जिन चीज़ों को जाना, देखा और समझा, उनको उन लोगों ने अपने किताब में उन्हें लिखा, जो हमारे लिए आज एक स्रोत की तरह प्रेजेंट है, जिन्हें हम पढ़ के अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इसी तरीके से जो हमने अभी पढ़ा चाइनीज़ ट्रैवलर, और ऐसे ही हमारा आता है ग्रीक। ग्रीक के जो ट्रैवलर थे उन्होंने भी आ, उन्होंने ग्रीक के जो ट्रैवलर थे उन्होंने भी भारत में आके भारत के राज्य, साम्राज्य, जो कंडीशंस थी, उन रिलीजियस कंडीशन, सोशल कंडीशन, इन चीज़ों को देख के समझ के और फिर उन्होंने अपनी किताब में इन चीज़ों को लिखा।
तो वो थे एक ग्रीक के जो लेखक थे, जो फर्स्ट थे हमारे मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही इंडिया में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेलुलस निकेटर को जब वो हराया था, उस टाइम में मैगस्थनीज इंडिया में आए थे। मैगस्थनीज तो मैगस्थनीज ने ये सब जो कुछ चल रहा था, चित्रगुप्त ने सेलुलस निकेटर को हराया, इन सब चीज़ों को मैगस्थनीज ने देखा। और उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो सोशल कंडीशन था इंडिया का, उस काल में, उसको मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका इंडिका में उसने वर्णित किया। मेगास्थनीज के बुक का नाम था इंडिका। इंडिका में मेगास्थनीज ने सोशल कंडीशन थी इंडिया की, उसको दर्शाया है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया इंडिया से हम इंडिका कह सकते हैं। तो मेगास्थनीज इंडिया में आके इंडिया के सोशल रिलीजियस कंडीशन को समझ के एक अपनी किताब बनाई जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में मेगास्थनीज ने इंडिया को सेवन इंडिया की जो रिलीजन है इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 7 पार्ट्स में। बट जो बेसिस था डिवीजन करने का, वो था वर्क वर्क मतलब जो लोग जो काम कर रहे हैं, उस काम को देख के जो मेगास्थनीज था उसने अम, उस काम के बेसिस पे ही लोगों का कास्ट को डिवाइड, लोगों की जो रिलीजन है उसको डिवाइड कर दिया मेगास्थनीज ने 7 पार्ट्स में। लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे उस टाइम में अपने काम में, तो जो लोग जिस काम में बिजी थे उस काम को उस उन्होंने उनका पेशा मान लिया, पेशा। और फिर तो उन्होंने उस बेसिस पे ये डिसीजन लिया कि इंडिया में 7 पार्ट में रिलीजन डिवाइड थे। और ऐसा हमें पता चलता है उनके बुक से इंडिका में कि उन्होंने ये दिखाया है, उन्होंने ये वर्णित किया है के बारे में इंडिका, राइट। तो मेगास्थनीज कौन थे? ग्रीक, यूनानी लेखक थे, इसे हम यूनानी भी कहते हैं हिंदी में। ग्रीक लेखक, यूनानी लेखक थे। और हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि फादर ऑफ द हिस्ट्री कौन थे। वो हमारे हेरोडोटस। हेरोडोटस ओल्डेस्ट फादर ऑफ द हिस्ट्री। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो हम अरबी लेखक, जो हमारा एक बहुत डिवीजन चल रहा था फॉरेन ट्रैवलर का। तो फॉरेन ट्रैवलर में हम लोगों ने देख लिया चाइनीज ट्रैवलर, हम लोगों ने ग्रीक ट्रैवलर देखा। चाइनीज ट्रैवलर में हम लोगों ने देखा फाहियान, और फिर हम लोग हुएन सांग, ऐसे ही शुंग कुंग, ऐसे ही कुछ नाम था, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये यूनानी लेखक, ग्रीक लेखक, वो थे हमारे मेगास्थनीज एंड हेरोडोटस। ये लोग थे आते हैं हमारे ग्रीक लेखक में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अरबी लेखक, जो वो लेखक जो अरब से आए हुए थे, अरब से इंडिया में आके इंडिया में ट्रेवल करके इंडिया की जो सोशल रिलीजियस कंडीशन है उन चीज़ों को देख के समझ के उन लोगों ने जो अपने पुस्तक में जो उसे वर्णित किया, उसे हम जानेंगे। अरबी लेखक में जो हमारा फर्स्ट आता है उसका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी अल बरूनी किस समय में इंडिया में आया? किस समय में? जब मोहम्मद गजनवी कौन? गुलाम, जो मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो हमें जो एक कह सकते हैं एक मुस्लिम का शासन जब चल रहा था हमारे देश पे, उस टाइम में ये अल बरूनी आया। अल बरूनी बेसिकली मोहम्मद गजनवी का दोस्त था, जो कि इंडिया में आया। और अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के जो राज्य थे, मोहम्मद गजनवी उसमें ये ज्योतिष था। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी का दोस्त था, और मोहम्मद गजनवी के राज्य में जो अल बरूनी था वो एक ज्योतिष था, राइट। तो अल बरूनी ने जो किताब लिखी उसका नाम था तहकीक हिंद। अल बरूनी की किताब का नाम था तहकीक हिंद। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी का दोस्त था, जो कि दोस्त भी था और मोहम्मद गजनवी के राज्य में ज्योतिष भी था। जो अल बरूनी है उसने जो किताब लिखी है तहकीक हिंद, उसके अलावा जो अल बरूनी है उसने 2 संस्कृत पुस्तकों को अरबी लैंग्वेज में अनुवाद किया, इट मीन्स कन्वर्ट किया, कन्वर्ट, राइट। अल बरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तक को
कन्वर्ट किया अरबी लैंग्वेज में, जो कि है साक्य और महाभाष्य को कपिल में कन्वर्ट किया एंड महाभाष्य को पतंजलि में। ये थे हमारे अरबी लेखक अलबरूनी। तो नेक्स्ट वन जो हमारे आते हैं वो है सुलेमान। ये भी अरबी लेखक की है, सुलेमान। सुलेमान किस चीज़ के बारे में अपने किताब में, अपने बुक में, अपने पुस्तक में वर्णित करता है? किस चीज़ों को? राष्ट्र और प्रतिहर वंश। जब प्रतिहर वंश का शासन था हमारे भारत पे, उस समय में सुलेमान इंडिया में आया। उसने उस समय की जो सोशल रिलीजियस कंडीशन थी, उन चीज़ों को देख के उसने अपने किताब में वर्णित किया राष्ट्र और प्रतिहर वंश के बारे में, राइट। राष्ट्र और प्रतिहर वंश काल के बारे में। तो नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है हमारा अली अहमद। अली अहमद की जो किताब है उसका नाम है चचनामा। चचनामा किताब अली अहमद के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक अरबी लेखक है। इनका जो किताब है चचनामा, इसमें उन्होंने सिंध के विजय का वर्णन किया। सिंध के जो राजा थे, उन्होंने जितनी विजय पाई थी अपने काल में, उन चीज़ों के बारे में वर्णन अली अहमद ने अपने किताब में किया है। और जो नेक्स्ट वन है हमारे, नेक्स्ट वन वो है हमारे शहनामा। शहनामा नहीं, जो हमारे अली अहमद है उन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम है शहनामा जमीयत अल त्वारिक रशी रशीदुद्दीन। शहनामा जमीयत अल तवारिक रशीदुद्दीन, ये अली अहमद की किताब का नाम है। ये जो हम यहाँ पे देखे शहनामा जमीयत अल तवारिक रशीदुद्दीन, ये अली अहमद की किताब का नाम है। अली अहमद के पहले किताब का नाम हम लोगों ने देखा रचनामा, एंड देन ये वाली किताब, ये हम लोगों ने देखा अभी अरबी लेखक। तो एक बार हम एक ब्रीफ डिस्कशन ले लेते जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, सोर्सेस हम लोगों ने देखा। सोर्सेस, सोर्सेज में लिटरेरी सोर्सेज एंड नॉन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज means that resources which were dependent on written resources, means जो चीज़ें लिखित में प्रेजेंट है, उपस्थित है, लिखित साक्ष्य प्रेजेंट है, उन चीज़ों के माध्यम से हमें हिस्ट्री को जानने का आ, मौका मिलता है। हमें इस चीज़ हिस्ट्री के बारे में प्रमाण मिलता है लिटरेरी सोर्स से। नेक्स्ट है हमारा नॉन लिटरेरी सोर्स। उसमें हम इसे नॉन लिटरेरी सोर्स को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इट मीन्स आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। मतलब कि हम यहाँ पे लिखित पे डिपेंडेंट नहीं है, हमें यहाँ पे लिखित स्रोत पे डिपेंडेंट नहीं होना है। यहाँ पे हम चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि उस काल में किन चीज़ों का यूज़ किया जाता था। इन चीज़ों के बारे में हमें नॉन लिटरेरी सोर्सेज में जानने को मिलता है। और जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है लिटरेरी सोर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। इससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं फॉरेन ट्रैवलर। फॉरेन ट्रैवलर जो विदेशी यात्री थे, उन्होंने अपने यात्रा के दौरान जो उन्होंने विवरण किया, जो उन्होंने देखा अपने आसपास, उन लोगों ने विवरण किया उस समय में, उस काल में किस राजा का शासन था, किस तरीके से वो शासन का चलता था। इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने किताब में विवृत किया। तो ये हम लोगों ने फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट में देखा। तो हाँ, हम यहाँ देख रहे थे कि लिटरेरी सोर्स पार्ट में डिवाइडेड है। इट इज़ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। रिलीजियस जस्ट मीन धार्मिक पुस्तकें जो धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक है। दैट इज ब्राह्मण, वेद, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत, जैन टेक्स्ट बुक एंड बुद्ध टेक्स्ट बुक। और जो हमारा नेक्स्ट वन है दैट वाज नॉन रिलीजियस बुक्स, उसे हम हिंदी में कहते हैं गैर धार्मिक पुस्तकें। इट इज मीन्स दैट जो वो चीज़ें या फिर वो बुक्स जो कि को नहीं मानती, गैर धार्मिक है। इन्हें रचने वाले काफ़ी सारे जो विदुषी थे, जो बहुत सारे ऋषि मुनि विद्वान, इन लोगों ने काफ़ी सारी किताबों को पुस्तकों को रचा।
किताबों में हम लोगों ने देखा अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, महाभाष, वर्तिका, मुद्राराक्षस, देवीचंद्र देवीचंद्र गुप्तम। फिर हम लोगों ने नन लिटरेरी सोर्स को देखा, इसमें हम लोगों ने क्वाइंस एक नन लिटरेरी सोर्स में भी आ जाती है क्वाइंस। एंड देन मटेरियल रिमेन्स में हम लोगों ने कार्बन 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस करा। कार्बन 14 में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी वस्तु को बाय द अमाउंट ऑफ कार्बन, कि उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन कितनी प्रेजेंट है, उस चीज़ के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट था एडिक्ट्स एडिक्ट्स एंड देन कॉपर प्लेट्स एंड देन हिस्टोरिकल मूवमेंट। तो हम लोगों ने क्वाइंस को कुछ काफ़ी ज़्यादा डिवीजन करके देखा था कि किस काल में, किस शासन काल में कौन से सिक्के चलते थे। ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सतमानपन एंड देन वेद वेद के समय में निष्क सिक्के चलते थे। और फिर मिनांदर जो थे इंडो ग्रीक, ये इंडिया में फर्स्ट गोल्ड कॉइन लाए जो कि ग्रीक सैली के थे 165 बीसी में। देन कनिष्काएं जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में सोने के सिक्के लाए थे इंडिया में, वो भी भारत शैली में। फिर जो सातवाहन शासक थे, सातवाहन वंश, उन्होंने लीड के सिक्के, शीशे के सिक्के चलाए। फिर हमारे गुप्त काल के जो राजा थे, उन्होंने सोने और चांदी दोनों के सिक्के चलाए। शायद मैंने यहाँ पे डिस्कशन करना भूल गई कि ये जो सोने के सिक्के थे गुप्त काल में, उसे दिनार कहा गया था। दिनार सोने के गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा गया और चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया गुप्त काल में। इन चीज़ों को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एक ब्रीफ में, इसे हमें बहुत ज़्यादा ही डिटेल वे में समझना है। तो अभी मैं बस इतना बता दूं कि जो यहाँ पे गुप्त काल में काफ़ी सारे राजा महाराजा थे, उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड था, ने शासन किया। इन सबको हम लोगों को भी पढ़ना बाकी है। तो ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो हमारा आता है दैट इज़ फॉरेन ट्रैवलर। हम लोगों ने चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने वेन सांग देखा, देन सुंग युन देखा, की किताबें हम लोगों ने देखी। उसके बाद जो ग्रीक थे, जो यूनानी थे, इसे हम यूनानी भी कहते हैं, ग्रीक कॉल्ड एज यूनानी एज वेल। तो यूनानी लेखक में हम लोगों ने मेगास्थनीज को देखा, हेरोडोटस को देखा। फिर हम लोगों ने अरब लेखक पे आए हम लोग, तो वहाँ पे हम लोगों ने अल बरूनी को देखा जो कि मोहम्मद गजनवी का एक फ्रेंड था, मोहम्मद गजनवी का। अल बरूनी हम लोगों ने देखा, देन सुलेमान एंड देन अली अहमद। ये चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस करा। तो आई थिंक ये इनफ होगा। सो थैंक यू एवरीवन।